हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को पता है प्रियम्बल आजकल क्यों इतना चर्चा में है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, डॉक्टर बलराम सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया या एक केस दर्ज किया गया, किसके संबंध में? प्रियम्बल के संबंध में। दूसरा ये कि हाल ही में जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट में एक युवक द्वारा प्रियम्बल को पूरे अच्छे से विस्तार से बताया गया, और उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि प्रियम्बल के जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे उनको भी हाईलाइट किया। जैसे व्यक्ति की गरिमा, उनको उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को 3 बार रिपीट किया। अब हमें यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जितने भी प्रियम्बल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है उन सबको अच्छे से समझना। और उनको कब समझा जाएगा? जब हमें प्रियम्बल के बारे में कुछ चीज़ें पता हो। और दूसरा ये, जितने भी प्रियम्बल से संबंधित केसेस है उनको भी अच्छे से एनालाइज करना। क्यों करना? क्योंकि डॉक्टर बलराम सिंह केस द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में 42वें संविधान संशोधन को लेकर के उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे उनको हटाने की बात की गई थी। ठीक है? इसलिए अब हम सीधा पहले देखते हैं कि प्रियम्बल है क्या? ठीक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना की बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को बताने से पहले इसके नाम भी हमें पता होने चाहिए कि प्रस्तावना को और किन-किन नामों से जाना जाता है। जैसे प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है? दूसरा, इसको आमुख के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, इसको प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसके कुछ नाम हैं। ठीक है? अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि प्रियम्बल है क्या? अब यहाँ पे हम परिभाषा को रटेंगे नहीं, हम यहाँ पे परिभाषा बनाएंगे। और वो कैसे बनेगी उसके कुछ एग्जाम्पल है जो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मानो ये एक बुक है। ठीक है? ये क्या है? एक बुक है। और इस बुक की अपनी एक क्या है? अपनी एक इंडेक्स है। क्या है ये? एक इंडेक्स है। अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो बुक है इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है ये बता दो, तो आप क्या करोगे? आप सीधा इंडेक्स देखोगे कि भैया इस बुक में ये चैप्टर है और ये इस बुक में इन इन चैप्टर से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है? पहली बात ये। दूसरा, मान लो कोई उस चैप्टर का आपसे एक उस बुक का कोई एक चैप्टर आपसे पूछा और उसने बोला कि तुम एक काम करो, इस चैप्टर के बारे में बताओ, बिना चैप्टर को पूरा पढ़े। तो आप क्या करोगे? उस चैप्टर की मेन बातें किस में लिखी जाती है? एक समरी में लिखी हुई है, जिस समरी को हम इंट्रो भी बोलते हैं। तो आप उस इंट्रो को पढ़ के ये बता दोगे कि सर ये जो चैप्टर है इन मूल बातों के ऊपर बेस है। अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई? यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही संविधान का क्या है? एक इंट्रोडक्शन है, जो ये बताता है कि संविधान हमारा किन किन मूल आदर्शों के ऊपर बना है। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अगर अभी भी ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो सीधा-सीधा ऐसे समझ लो, जैसे अभी कुछ टाइम पहले 2 मूवी रिलीज़ हुई थी, बँटवारा और आवारापन 2। अब बँटवारा और आवारापन 2 में क्या था, उनके जो पहले ट्रेलर आए थे, अब ट्रेलर से आप लोगों ने आइडिया लगाया कि हाँ, मूवी किस बेस पे है। तो जो ट्रेलर है वो क्या हुआ? ट्रेलर प्रियम्बल है, और जो बाद में मूवी रिलीज़ होकर आई वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस तरीके से इसको आप एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे ले सकते हो। इतना क्लियर हो गया कि प्रियम्बल है क्या? अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रियम्बल की परिभाषा कैसे बनाएँगे। अब मैंने कुछ शब्द यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने शब्द बोला परिचय, ठीक है? दूसरा शब्द मैंने लिया कि ये क्या बताता है? आदर्श बताता है। फिर तीसरा शब्द मैंने यहाँ पे लिया, ये क्या बताता है? ये नियम बताता है। और यहाँ पे चौथा शब्द मैंने लिया कि ये क्या बताता है? मूल सिद्धांत बताता है। मूल सिद्धांतों की बात करता है ये। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे परिभाषा में? हम ये कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, जो संविधान के आदर्शों, नियमों या रूपरेखा या मूल सिद्धांतों का वर्णन करती है। अब क्या हुआ? ये एक परिभाषा आपके सामने निकल के आ गई। अब इससे क्या हो रहा है? जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँगे और जब आप अपने शब्दों को बाँधना सीख जाओगे, तो उससे आपकी डेफ़िनिशन भी डिज़ाइन होना शुरू हो जाएगी और आपके आंसर राइटिंग की स्किल्स भी डेवलप होने लगेगी। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे चलते हैं कि प्रियम्बल का विचार क्या है? मतलब
प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया और उसकी भाषा कहाँ से ली गई। तो हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके विचार की बात करते हैं कि प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया, ठीक है, इसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इसकी भाषा, कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई। अब देखो, इन दोनों चीज़ों को जानने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मानो जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, संविधान बनाने से पहले संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने 10 देशों के संविधानों को से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की और उनको अपने भारत जैसे विविधताओं वाले देश में उसको अपने अनुरूप ढाला और अनुरूप ढालने के बाद उसको तब अपने संविधान में पिरोया गया, ठीक है। उन्हीं में से कुछ यहाँ पे विचार और जो इसकी भाषा है वो यहाँ पे प्रियम्बल में बताई गई है कि कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। तो विचार कहाँ से आया? अमेरिका से आया प्रियम्बल का, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाषा कहाँ से ली गई इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा या विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु की बात करते हैं तो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अमेरिका से ही क्यों लिया गया और ये भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों ली गई, इनका पता होना भी तो जरूरी है। देखो, जब तक हमें किसी चीज़ का कारण नहीं पता रहेगा तब तक वो हमारी चीज़ें याद ही नहीं होने की। देखो, अमेरिका से क्यों लिया गया, क्योंकि अमेरिका ही एक पहला ऐसा देश है, क्या है, पहला देश जिसने अपने संविधान का स्पष्ट रूप से प्रस्तावना बनाई थी। ये पहला देश कौन था? अमेरिका था। और अमेरिका ने अपने प्रस्तावना में क्या बातें रखी थी? अमेरिका ने अपने प्रस्तावना में बोला था कि जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत वो कौन है? शक्ति का स्रोत इन्होंने यहाँ पे जनता को बताया कि संविधान में शक्ति का स्रोत जनता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा, जब इनका प्रियम्बल शुरू होता है तो इनके प्रियम्बल शुरू होने में सबसे पहले क्या आता है? हम लोग। ये अमेरिका का है, मतलब वी द पीपल, वी द पीपल। जब अमेरिका का प्रस्तावना शुरू होता है तो वी द पीपल से शुरू होता है, हम लोग से शुरू होता है। और हमारा भारत का प्रियम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से, ठीक है। अब देखो, हम अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। उतना समझ में आया कि हमने क्यों लिया वहां से विचार। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा या विषय वस्तु इसलिए ली गई क्योंकि इसकी जो प्रियम्बल की भाषा थी ना वो काफी सरल थी। क्या थी? सरल थी। और सरल होने की वजह से कोई भी आम नागरिक उसको इजीली समझ सकता था और ये उनको पता चलता था कि हाँ, हमें संविधान में क्या अधिकार मिले और किस तरीके से क्या किन आधारों पर हमारा संविधान बना है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई? ये विचार अमेरिका से लिया गया और ये भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं कि प्रस्तावना कैसे बनी। अगर प्रस्तावना की बात करें तो नेहरू जी द्वारा क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करने के बाद इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ पे भेजा? संविधान सभा में भेजा। कहाँ पर आया ये? संविधान सभा में आया, ठीक है। कब आया? ये संविधान सभा में आया 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से इसको क्या किया गया? इसको स्वीकार किया गया। अब ये स्वीकार कब किया गया? ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 में। अब इतना क्लियर हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव किस तरीके से जाकर के आगे प्रस्तावना बना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और देखनी है, उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका या प्रस्तावना है, क्योंकि संविधान सभा ने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके
उसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना या उद्देश्य का अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि प्रस्तावना क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है उद्देश्य प्रस्ताव की, कि फिर इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, फिर इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि इसका विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इसकी भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इसका वर्गीकरण पे। देखो, प्रस्तावना का वर्गीकरण, प्रस्तावना का वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं। इसमें तीन तरीके से चीजों को कहा गया है। पहला ये कि संविधान में शासन की शक्ति का स्रोत क्या होगा, दूसरा संविधान में शासन की शक्ति का स्वरूप क्या होगा, और तीसरा संविधान में शासन की शक्ति के उद्देश्य क्या होंगे। पहली बात इसने किसकी की है, पहली बात की है स्रोत की, कि शक्ति का स्रोत कौन होगा। तो अगर हम बात करें शक्ति का स्रोत, इसमें किसको माना है, जनता को माना है। और इस बात को अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं पहले, कि जनता को क्यों माना और ये कैसे प्रूफ होता है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें, हमारा प्रियम्बल कहाँ से शुरू होता है, हमारा प्रियम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रियम्बल खत्म कहाँ पे होता है। ठीक है, हमारा प्रियम्बल खत्म होता है अधिनियमित, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्म अर्पित पर, और आत्म अर्पित पर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब देखो, इनका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि ये जो प्रियम्बल है ये हम सभी लोगों के लिए है, और इसमें जो भी बातें कही गई है वे हम सब के लिए कही गई है, और ये हमें ही सौंप दी गई है, अंगीकृत की गई है, अधिनियमित की गई है और आत्म अर्पित की गई है जनता को ही। जनता के लिए बनाई गई अधिकारों की सूची वो किनको दी गई है, वो जनता के लिए ही दे दी गई है, जनता को सौंप दी गई है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें आता है एक टर्म और, दूसरा इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, बात करें शासन की शक्ति का स्वरूप कैसा होगा, शासन की शक्ति का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, देखो शासन में शक्ति का स्वरूप में जो जो कीवर्ड्स है उनको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। पहला कीवर्ड है यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका क्या मतलब है, या सोवर्जिनिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। इतना क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, देखो जैसे मान लो ये क्या है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा घर ही तो है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हम अपने घर में अपने तरीके से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देश में हमें किससे संबंध रखना है, किससे संबंध नहीं रखना है, वो किसका डिसीजन होगा, वो भी हमारा ही डिसीजन होगा। ठीक है, कि हम किस देश से संबंध रख रहे हैं, किस देश से संबंध नहीं रख रहे, वो हमारा अपना खुद का डिसीजन होगा।
कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकती। चाहे हम अमेरिका से संबंध रखें, चाहे हम अफ्रीका से रखें, चाहे रूस से रखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया से रखें, ये हमारा अपना खुद का डिसीजन है। कोई बाहरी शक्ति हम पे दबाव नहीं बनाएगी। हम सीधा सीधा कह सकते हैं हमारा घर, हमारे रूल रेगुलेशन, हमें किसी बाहर की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें सीधा सीधा कहा गया कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। समाजवादी, इसकी बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो समाज का वैसे काम क्या होता है, इसका उद्देश्य देखो। इसका उद्देश्य यही है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब कल्याणकारी काम करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये क्या कब बनेगा? ये तभी तो बनेगा जब आय की असमानता कम होगी। आय की असमानता कम होगी। कब हो गई? तब आय की असमानता कम होगी। जब भेदभाव क्या होगा? भेदभाव कम होगा, खत्म होगा। तब क्या होगा? जब संसाधनों की आपूर्ति होगी। और क्या होगा? जब सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, ये किन की बात करता है? ये इन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करता है कि जब समाज तभी विकास करेगा जब आय की असमानता कम होगी, अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। और जितने भी जितने भी गवर्नमेंट हमें संसाधन या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, वो सभी के लिए, उसमें कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी वर्ग को समान न्याय भी उपलब्ध हो, उसमें भी कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी क्लियर हुआ। उसके बाद हम एक वर्ड आता है यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष। किसकी बात करते हैं? पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये बात यहाँ पे क्यों बोली? क्योंकि भारत जैसे विविधता वाले देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब इसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी एक धर्म को बढ़ावा देने लगे और बाकी धर्म को नकार दे, तो उसमें क्या होगा? उसमें कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ेगा। जो हमारी राष्ट्र की एकता है वो क्या हो जाएगी? वो बिखरने लगेगी। जैसे फूट डालो राज करो में की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, उसमें क्या हुआ था? उसमें धर्म की राजनीति तो हुई थी अंग्रेजों द्वारा, हिंदू अलग किए गए, मुस्लिम अलग किए गए। तो ये चीजें दोबारा ना हो, या ये स्थिति फिर से ना आए, तो हमने राष्ट्र को क्या रखने की सोची? एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात कही कि यहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, सभी लोग अपने धर्म को अपनाने, आचरण मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक कीवर्ड्स आता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शासन, इसकी बात करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, और लोग अपनी सरकार कैसे चुनते हैं? अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हुए, संसद में जितने मेंबर जाते हैं उनमें से मिलकर के किसी एक लीडर को चुनते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं। फिर वे लोग क्या करते हैं? लोगों के हित में काम करते हैं। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं लोग अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, उसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक शासन। और लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, और अप्रत्यक्ष अमेरिका और इंडिया, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब इसके बाद आता है एक कीवर्ड गणराज्य, गणराज्य या रिपब्लिक, इसकी बात करते हैं। सॉरी,
गणराज्य में क्या है, यहाँ पे देखो हमारे देश में क्या सबसे ऊंचा पद कौन सा है, सबसे ऊंचा पद हमारे देश में राष्ट्रपति का है। और हमारे देश में राष्ट्रपति भी क्या होता है, इलेक्ट होते हैं, मतलब योग्यता के आधार पर चुना जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह वहाँ पे राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं चुना जाता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गणराज्य में यहाँ पे सर्वोच्च पद भी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि गणराज्य का क्या मतलब है। अब ये जितने भी कीवर्ड्स थे इसमें जो हमने देखे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शासन और गणराज्य, और एक कीवर्ड पीछे था संप्रभुता या संप्रभुता संपन्न। अब ये पांचों कीवर्ड्स आप लोगों के क्लियर हो गए ना, और याद भी हो गए होंगे। अब हम इसमें शासन की शक्ति के उद्देश्य की बात करेंगे कि इनके उद्देश्य क्या है। देखो, कोई भी सरकार अगर आती है या कोई भी देश है, वो पहले अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा कि हमें इस तरीके से काम करना है, और जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमें कुछ अपने उद्देश्य भी हासिल करने हैं। और वो उद्देश्य क्या है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सब उद्देश्य है जिनको सरकार भविष्य में हासिल करना चाहती है। ठीक है, अब हम उद्देश्य की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे शासन की शक्ति के उद्देश्य, शासन की शक्ति के उद्देश्य, शक्ति के उद्देश्य की बात करते हैं। अब ये क्या है, देखो पहला इसमें आएगा न्याय, दूसरा इसमें स्वतंत्रता, और तीसरा इसमें आएगा समता, फोर्थ क्या आएगा इसमें, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द आएगा। पांचवा इसमें क्या आएगा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद फिर जो सिक्स्थ पॉइंट आएगा वो आएगा बंधुत्व। और जो मैंने शुरू में ही बात की थी कि जंतर मंतर पे जिस प्रोटेस्ट में जिस युवक ने बात की थी, वो व्यक्ति की गरिमा की बात की थी, जिसको उन्होंने बार बार रिपीट किया था। ठीक है, इनको हम अच्छे से यहाँ पे एक बार डिस्कस करके चलेंगे। अगर हम न्याय की बात करें यहाँ पे, तो न्याय कितने प्रकार की बात की गई है, न्याय यहाँ पे 3 प्रकार की बात करता है। अब कौन कौन से न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, और तीसरा आर्थिक न्याय, इनकी बात करेगा। अब देखो, इनकी बात करने का यहाँ पे क्या मतलब है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है क्या। सामाजिक न्याय की बात करें तो संसाधनों का सभी के लिए प्रोवाइड करना, बिना किसी भेदभाव को सबको संसाधन प्रोवाइड कराना। दूसरा, आय की असमानता कम करना। ये सब किस में आएगा, ये सामाजिक न्याय में आएगा। अगर हम यहाँ पे राजनीतिक न्याय की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें वोट डालने का अधिकार, मतदान का अधिकार, और दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार आएगा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आर्थिक न्याय मतलब है आय की असमानता को कम करना, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा, देखो स्वतंत्रता में 5 तरीके प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, धर्म और उपासना की यहाँ पे बात की गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखो किसी के मन में कोई विचार आया, उसने दूसरों के सामने प्रकट किया, उसे अपने धर्म के प्रति विश्वास है, वो उसका आचरण कर रहा है, पालन करना है, ये सब क्या है, ये यहाँ पे सब स्वतंत्रता के प्रकार दिए गए हैं कि हमें इतने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे। ठीक है, 5 प्रकार की। इसके बाद समता की बात करें तो समता में क्या आएगा यहाँ पे, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका यहाँ पे मतलब है कि सभी लोगों को जितने भी अवसर प्रोवाइड हो रहे हैं वहां पे बिना किसी भेदभाव के उनको अवसर में, मतलब अवसर प्राप्त किया जाए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है,
जैसे मैंने अभी पंथ निरपेक्ष में एग्जांपल दिया था, वोट डालो राज करो वाली, ये नीति फिर से ना हो तो लोगों के मन में किस तरीके की भावना को पैदा करना, हम की भावना को पैदा करना। कौन सी भावना? हम की भावना को जागृत करना, हम की भावना को जागृत करना, भावना को जागृत करना, ये हो गया। और जब सब लोग में एक ही आवाज आएगी, हम सब एक है, तो उससे क्या होगा, पूरा भारत एक साथ मिल के रहेगा, मतलब एक अखंड भारत की तरह वो अपने आप को मजबूती के रूप में दिखाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। इसका एक आपने सुना होगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, आपस में सब भाई भाई, तो इस भाईचारे को आपस में बनाए रखें, तो यहाँ पे ये बंधुत्व दिया गया है। अब मैं एक यहाँ पे कीवर्ड लिखा था, व्यक्ति की गरिमा, इसको हम अलग से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ये है क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा। अब इसमें देखो क्या है, पहले तो ये देखो व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है। गरिमा का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई है। किसकी? गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई, गरिमापूर्ण जीवन जीना। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये आर्टिकल 21 में बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन का जीने का मतलब क्या है कि जो इंसान सांस ले रहा है वो जी रहा है, बस इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि इंसान सांस तो ले रहा है, लेकिन उसके साथ उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड्स क्या क्या है यहाँ पे, किसकी बात करता है फिर वो? बेसिक नीड्स की बात करता है कि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी तो इसका मतलब ये है कि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है। और बेसिक नीड्स में क्या क्या आएगा? बेसिक नीड्स में आएंगे यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे आएगा रोजगार। इसकी बात करते हैं यहाँ पे रोजगार की। ठीक है, अब देखो ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत बेसिक नीड्स है। अब क्या ये फुलफिल हो रही है? हाँ बिल्कुल फुलफिल हो रही है। कैसे? देखो रोटी में क्या है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है? राशन प्रोवाइड कराती है, पीडीएस प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे हमें मोटा अनाज, गेहूँ ये सब मिलते हैं राशन की दुकान पे। अब इसके बाद कपड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म बच्चों को दी जाती है स्कूल में जाने के लिए फ्री में, ताकि वे स्कूल जा सके। इसके बाद मकान की बात करें तो यहाँ पे एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, जिसमें क्या किया गया, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए दिए गए मकान बनाने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, निःशुल्क शिक्षा। अब इसके बाद स्वास्थ्य में आते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। ये क्लियर है। इसके बाद रोजगार की बात करें, पहले मनरेगा था और अब इसकी जगह वीबी जी राम जी ये आ गया, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किस तरफ काम करे, समाज के कल्याणकारी योजनाओं की तरफ काम करे, जिससे हर एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इतना क्लियर हुआ? अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देख ली, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जनता की बात करी कि शासन की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता होती है। इसके बाद हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखा, सॉवरेन सोशलिस्ट देखा, समाजवादी सेक्युलर देखा, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शासन देखा और गणराज्य देखा। इसके बाद हमने न्याय की बात की, स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की, बंधुत्व की बात की। ठीक है, अभी इसको हम
बाद में बात करेंगे इसकी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम भारत के लोग। हमने यहाँ पे हम भारत के लोग की बात की कि इसको क्यों कहा गया है कि जनता ही शक्ति का स्रोत है, वो सारी बातें यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद हमने संप्रभुता देखा, संप्रभुता क्या होती है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक देखा, गणराज्य की बात की, समाजवादी की बात कर ली, पंथनिरपेक्ष हो गया। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, अवसर की समानता। हाँ, अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें और समझनी है। जैसे मान लो कि इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे क्या चीजें देखेंगे कि संविधान इसको ऐसे लिख लो, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, संविधान का भाग है या नहीं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि ये बातें यहाँ पे क्यों कही गई है, या इससे संबंधित जो जो से केस है वे हम यहाँ पे लेकर आएंगे। पहला केस क्या था इसमें, इसमें आया था पहला केस बेरूबारी केस आया था, बेरूबारी केस। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यहाँ पे बोल दिया कि ये संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद केस आया केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। इस केस में क्या कहा, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसके साथ और जितने भी केस आए, जैसे LIC केस आया, SR बोम्मे केस आया, ठीक है, इन केस में भी जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस, इसको सही ठहराया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि वो कौन सा केस था जिसमें बेरोबारी केस था, जिसमें संविधान का भाग नहीं है को बता दिया गया था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और बाकी जो केसेस थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है उसमें ये है केशवानंद भारती केस, क्योंकि इसी केस ने क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे इन्होंने सिद्धांत दिया है, मूल ढांचे की इन्होंने बात की है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। हाँ, हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और ये बात किस में कही गई, ये बात 42वें संविधान संशोधन में कहा गया। कैसे, देखो, जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस, इस केस में जो सिद्धांत आया मूल ढांचे का, इस मूल ढांचे सिद्धांत के तहत कहा गया कि हम प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। अब इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि हम घर तो बना सकते हैं, रेनोवेट तो कर सकते हैं घर, लेकिन उसकी नींव को नहीं छेड़ सकते। और नींव क्या है, नींव एक मूल ढांचा है जिस पर वो पूरा घर टिका हुआ है। अगर उसी को छेड़ेंगे तो पूरा वो स्तंभ गिर जाएगा, मतलब पूरा घर गिर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हम मूल ढांचे के सिद्धांत को तो छेड़ेंगे नहीं, उसको ऐसे ही बने रहेंगे। उसके बाद हमें जो भी स्ट्रक्चर चेंज करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मूल सिद्धांत की बात की। इसी के तहत इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब इसके बाद एक चीज और आती है, और हाँ, इसमें एक चीज ध्यान और रखना कि अब तक एकमात्र प्रियम्बल में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और उस संशोधन में से कुछ हटाया नहीं गया, सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें एक चीज और आती है कि क्या प्रियम्बल कोई कानूनी या विधिक प्रभाव रखती है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं,
प्रियम्बल कोई कानूनी या विधिक प्रभाव नहीं रखती। प्रियम्बल तो अपने आप में स्वतंत्र है और क्या करती है, वो एज ए डिक्शनरी काम करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को संविधान से संबंधित कोई परिभाषा, कोई कीवर्ड अगर समझ में नहीं आता, तो उस प्रस्तावना की हेल्प से उस परिभाषा को समझ सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रस्तावना एज अ डिक्शनरी की तरह यूज होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें मैंने जो शुरू में ही बताया था कि करंट अफेयर में क्यों चर्चा में है, क्योंकि डॉक्टर बलराम सिंह केस द्वारा जो प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इनमें से 2 शब्द हटाने की बात की गई थी, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष। अब इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बिल्कुल पूरी तरह खारिज कर दिया और बोला गया कि आप लोगों ने जो याचिका दर्ज की है ये 44 साल बाद दर्ज की है। 1976 में जोड़ा गया और अब 44 साल हो गए हैं और आप लोग इस पे आपत्ति जता रहे हो, जबकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए इसको अब मूल ढांचा माना जाएगा, इसमें कोई संशोधन या इसको नहीं हटाया जाएगा। इसलिए इस केस की जो याचिका थी उसको बिल्कुल पूरी तरह खारिज कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, उसका विचार क्या था, उसकी भाषा क्या थी। फिर हमने ये भी देखा कि प्रियम्बल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ, हर एक कीवर्ड्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा। व्यक्ति की गरिमा जो चर्चा में था उसको भी अच्छे से देखा कि जमीनी स्तर से उसको कैसे जोड़ा गया। अब इसके बाद हमने उसके केसेस भी देखे कि केस में क्या क्या है, केशव भारती केस है, SR मुंबई केस, LIC केस, जिसमें बेरोजगारी केस, जिसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, बाकी में बताया गया कि हम संविधान का भाग है और केशवनंद भारती केस से हम सहमत है। ठीक है, अब इसी चीज को में पूरा प्रियम्बल यहाँ पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही, कल हम क्लास में फंडामेंटल राइट्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।